हमारे घर में खुशियां थी, खुशहाली थी, तभी सुकून था कि दौलत छाजों बरस रही थी। बेशक दानिया में सर्दी, गर्मी, खिज़ां व बहार आते जाते रहते हैं। बहार भी 4 दिन की होती है, मगर मुझे लगता था कि मेरे घर की बहार सदा यूं नहीं रहेगी। अचानक वक्त ने करवट ली और मेरे मियाँ रिश्वत के इल्ज़ाम में अपने सरकारी ओहदे से बरतरफ कर दिए गए और हमारे बहुत बारे दिन आ गए। क्या खूब कहा है किसी ने कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, सो हमारी भी फाकों तक नौबत पहुंच गए। अब सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया। मैं महज मैट्रिक पास थी क्योंकि शादी 9 उम्री में हो गई थी। मुलाजमत का तो सोच भी ना सकती थी। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करूं। मेरे एक दौर के कजिन वकील थे। उनके पास सवाली बनकर गई तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फतेह की जमानत करवाई क्योंकि जमानत भरने को पैसा भी पास न था। एक गाड़ी बच्ची थेवा देकर मियाँ जी की जान छुड़ाए। इन दिनों जी इस कदर परेशान रहता था कि सोचती थी जंगल में जा बसूं या खुदकशी कर लूं। मियाँ साहब भी सोच सोच कर हलकान हुए जाते थे क्योंकि उनकी आदत थी, जो कमाते थे आड़ा देते थे। उनका ख्याल था कि जब बहती गंगा है यूं नहीं सदा बहती रहेगी। वो नौकरी करने से आजिज थे। अफसरी की थी, छोटी मोटी मुलाजमत क्यों कर सकते थे। रिश्वत खौरी भी कलंक का टीका बनकर उनके करियर के ऊपर चिपक गई थी। आखिर रिश्तेदार भी कब तक मदद करते। जब मायूसी की इंतहा हो गई तो मेरे शौहर एक दिन ये कहकर घर से निकल गए कि अगर आज रोजगार की कोई सबील ना निकली तो घर लूट कर नहीं उहेगा। मैं तमाम दिन रोती रही, उनकी सलामती की दुआएं मांगती रही। शाम हुई, देखा कि मियाँ साहब आ रहे हैं और एक बुर्का पोश औरत उनके पीछे चली आ रही है। हैरान हुई कि ये कौन है। औरत ने घर की दहलीज पार करके निकाब जो पलटा, आंखें चुका चौंध हो गई। काले बुर्के की बारीक निकाब में चेहरा इसाद मिकता हुआ कि जैसे बादलों में चांद। मैंने औरत को कुर्सी पर बैठने को कहा। वो झिझकने लगी। मियाँ जी बोले, नीलम, क्यों झिझक रही हो, अपना ही घर है। मुनज़्ज़ह अच्छी बीवी है, तुम इससे हसन सलूक की तवक्को रखो। यह सौकन बनकर नहीं बहन बनकर तुम्हारे साथ गुजारा करेगी। मियाँ के मुंह से ये अल्फाज सुन कर मुझको चक्कर सा आ गया। जहाँ खड़ी थी वहाँ ही बैठ गई। पहले तो समझी कि मैं ख्वाब की हालत में हूँ। सौकन का लफ्ज़ पिघला हुआ सीसा बनकर कानों में उतर गया था। आखादी ये कैसा अजाब नाजिल हो गया मुझ पर और मेरे बच्चों पर। मैंने तो मांगी थी खुशहाली की दाह और पड़ गई मुझ पर सौतन की सूरत ये मुसीबत। थोड़ी देर तो चारपाई की पट्टी पर गुमसम बैठी रही, गोया कोई बेरू जिस्म। आंखें खोले अपनी बेनूर आंखों से दानिया को तकता हो। मियाँ ने झंझोड़ा, मुनज़्ज़ा, क्या हुआ है? अगर ये आ गई है तो अपनी किस्मत साथ लाई है, और हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। तेरी किस्मत और तेरे बच्चों के नसीब पर तो मेहर लग गई है। इसको इस वजह से साथ ले आया हूं कि शायद इसी के नसीब से हमें और हमारे बच्चों को खाने को कुछ मिल जाए। और हुआ भी यही। तालीम बड़ी भाग्यवान निकली। इसके आते ही हमारी तंग दस्ती इसका रोशन चेहरा देखकर भाग गई। नीलम किसी कंपनी में मुलाजिम थी, लेकिन वो मुलाजमत पर इस तरह तैयार होकर जाती थी कि जैसे किसी शरीफ और बाहिया को ज़बरदस्ती बनाओ सिंगार पर मजबूर करके ड्यूटी पर भेजा जा रहा हो। मेकअप 6 बजी, शोख लिबास पहनकर शाम को ड्यूटी पर चली जाती तो सुबह को लौटती। आते ही पढ़कर सो जाती। मैंने मियाँ जी से पूछा, आखिर ये कैसी मुलाजमत है? बोले, एक बड़ी कंपनी है, रिसेप्शन सेट है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तनख्वाह बहुत है, लेकिन ड्यूटी रात को करना पड़ती है। वो क्यों? ये तो औरत ज़ात है, मुस्तकिल रात की ड्यूटी क्यों लगाती है? वो इसलिए कि अक्सर यूरोपीय ममालिक में जहाँ जब दिन होता है तब हमारे मुल्क में रात होती है, इस वजह से यहाँ रात को काम करना पड़ता है। मुझको अपने साहिब की ये बात समझ में ना आई तो चुप हो रही। रात को तो वो मेरे पास ही होते थे, फिर भला मुझे इससे क्या तकलीफ थी? वो मेरे घर बार के किसी मामले में दखल ना देती थी, सिर्फ दोपहर का खाना खाती, सुबह का नाश्ता और रात का खाना इसका बाहर से होता था। वो हमसे कुछ मांगती, ना कभी झगड़े वाली बात की। चंद दिन में मुझको इसके बारे जो खदशात थे वो दावर हो गए। मेरे मियाँ से इसका ताल्लुक बस बातचीत की हद तक था। बाहर कहीं मिलते हूँ तो खादी मालूम, मैंने कभी उनकी जासूसी ना की और ना ही कर सकती थी।
मैं तो घर की चार दीवारी में रहने वाली औरत थी। छठी वाले दिन वो अपने कामों में मसरूफ हो जाती। कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखती, मैले कपड़े धोबी को भिजवाती, दिल करता तो अपनी पसंदीदा डिश बना लेती और मेरे साथ कामों में हाथ बटाने की कोशिश भी करती। यूं लगता जैसे वो कोई नेकरू हो। इसके कदम ऐसे मुबारक थे कि हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई। इसके आने के बाद से किसी चीज़ की कमी ना रही थी। मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा खाते, उम्दा से उम्दा पहनते। मालूम नहीं उसकी तनख्वाह कितनी थी। वो अपनी कमाई मेरे मियाँ के हाथ में रख देती थी। मैंने कभी इन मामलात में दखल ना दिया। मेरे घर के फाकेदार हो गए थे, सो मुझे आम खाने से मतलब था, ना कि पीर गिनने से। मुझे किस्मत पर यकीन था। अब अगर किस्मत में सौतन ही लिखी थी तो इससे अच्छी सौतन कहाँ मिल सकती थी, जो कमाऊ भी थी और मेरे मियाँ से दावर भी रहती थी। मियाँ जी का कहना था कि यह बेसहार और मजबूर है, उसे बस पना दी है। घर पर तो मेरा ही राज था और पहले से बढ़कर था। सिर्फ एक चीज़ मुझे खटकती थी कि यह औरत नित नए और बहुत उम्दा कपड़े पहनती थी। खाना भी मेरे मियाँ इसके लिए बहुत अच्छा पकवाते थे, और जब वो सो रही होती तो हमको ख़ास हिदायत थी कि शोर ना हो, कोई इसको ना जगाए, इसके आराम में खलल ना पड़े। मैंने उन बातों पर कुरने को बेकार जाना। जब कोई इतना फ़ायदा पहुँचाए तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ आकर वो और ज़्यादा निखर गई थी, क्योंकि मैं भी इसका ख्याल रखने लगी थी और उसके साथ प्यार से बात करती थी। मुझे लगता था कि वो प्यार की प्यासी है, ताहम उसकी आदत थी कि वो बात बहुत कम करती थी। इसकी तनख्वाह से ही हमारे मियाँ ने गाड़ी भी ले ली। वो रोज़ाना शाम को गाड़ी पर नीलम को ड्यूटी पर छोड़ जाते और वापसी में वो खुद आ जाती थी। कहती कि कंपनी की गाड़ी छोड़ जाती है। वक्त इसी मामूल से गुजरता रहा। जिंदगी की गाड़ी यकसानियत के साथ चलती जा रही थी। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो मुझे उम्मी और नीलम को छोटी उम्मी कहते थे। ऐसा उनके वालिद ने उनको सिखाया था। मुझे भी इस पर एतराज़ न था। वो मेरे बच्चों से प्यार का इजहार करती और अक्सर उनके लिए तोहफे तहाइफ भी लाती थी। इस वजह से नीचे भी इससे प्यार और एहतराम से पेश आते थे। हमारी जिंदगी फिर से पुरसुकून हो गई कि एक ही डगर पर चल पड़ी थी। एक रोज़ अचानक जाने किस बात पर नीलम का मेरे शौहर से झगड़ा हो गया। वो रो रही थी, ये मना रहे थे। जब वो ना मानी तो हमारे साहिब बड़बड़ती हुए घर से निकल गए। इस रोज़ नीलम ड्यूटी पर भी ना गई। इसके बाद तो वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही और ड्यूटी से छुट्टी ले ली। मैं देख रही थी कि फतेह जी बहुत परेशान रहने लगे हैं। इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ो था जिसके बाइस घर का सुकून गोया उथल पथल होने वाला था। एक दिन तो इन दोनों के पेच इतना झगड़ा हुआ कि मियाँ साहिब तशद्दुद पर उतर आए और नीलम ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं बावर्ची खाने से भागी हुई गई। आज मैंने पहली बार उनके दरमियान दखल देना चाहा, क्योंकि यह झगड़ा एक गैर मामूली बात थी। मेरे पहुंचने पर फतेह ने इसे मारना पीटना बंद कर दिया, मगर उसने रोना बंद ना किया। मैंने कहा कि मैं कई रोज से तुम लोगों को झगड़ते देख रही हूँ, बात किया है। बाजी, आज तो मैं आपको सारी बात बताकर रहूंगी, चाहे फिर ये मुझे जिंदा रखें या मार डालें। इतना सुनना था कि मेरे शौहर के चेहरे पर हवाइयाँ अलिफड़ने लगे, बल्कि उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो खामोश होकर मुल्तजी नज़रों से इसे देखते रहे। फिर आलम परेशानी में बगैर कुछ बोले घर से चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और नीलम को पियारस से गले लगा लिया। इसको तो जैसे बरसों से किसी गमगुसार की ज़रूरत थी। मैं भी आखिर एक इंसान थी, सीने में दिल रखती थी। वो मेरी सौतन थी तो क्या हुआ, उसने कभी मुझे तकलीफ न पहुंचाई थी। जब मैंने इसके आंसू पोंछे, बिखरे हुए बालों को संवारा, प्यार किया, तो वो फट पड़ी। उसने बताया कि तुम्हारे मियाँ ने एक शख्स से रकम लेनी थी और ये खासी बड़ी रकम थी। इस वक्त उन्होंने इस बंदे को दी थी जब ये अपने ओहदे पर फायज हुआ करते थे और दौलत की उनको कमी न थी। जब कंगाल हो गए तो इस शख्स खावर से नकाजा किया कि मेरे से जो बतौर कर्ज लिए थे अब वापस करो। बार बार के तकाजे पर भी वो रकम न लुटा पाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम नहीं दे सकते तो बदले में कुछ और दे दो, अपना मकान, जेवरा, कोई मलकियत। तब इस कमजफ ने मुझे उनके हवाले करके कहा, ठीक है, तुम इसी को ले जाओ और समझ लो कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकता कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इससे शादी करो,
किसी को दे दो, आप बेच दो। आज से मैं उसकी मलकियत से तुम्हारे हक में दस्तबरदार होता हूँ। अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। वो शख्स कौन था? मैंने सवाल किया। वो जो भी था, अब इसको नहीं जानती। बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे वालिद का एक दाशमन था और उसने मुझे बचपन में अगवा कर लिया था। जब तक इसकी माँ जिंदा रही, मैं महफूज रही। इस नेक बीबी ने मेरा ख्याल रखा और कोई तकलीफ न होने दी। इसकी कोई बेटी ना थी, बस एक ही बेटा था, यही खावर बदबख्त जिसने मुझे अगवा कराया था। जब मैं 16 बरस की हो गई तो वो औरत फौत हो गई और ये आदमी जो बदकुमाश था, इसे जुए की बारी लद भी थी, उसने अपनी सारी दौलत जुए में हार दी। बहरहाल तुम्हारा मियाँ मुझे लेकर घर आ गया, मगर पहले समझा दिया कि मेरी बीवी को यही बताना कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो, हालांकि तुम्हारे आदमी ने मुझसे कभी निकाह नहीं किया। खावर ने मुझे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए रखा हुआ था, मगर तुम्हारे आदमी ने तो बेहयाई की हद कर दी। उसने मुझे बाकायदा एक ऐसी औरत की सपुर्दगी में दे दिया जो हर रोज़ मुझे किसी गाहक के हवाले करती है। जो रकम तय होती है वो इसमें से अपना कमीशन लेती है और बाकी कमाई तुम्हारा शौहर ले लेता है। उसने मुझे बाकायदा कमाई का जरिया बना लिया है। मीर औलद तो मेरे गम में चल बसा था। दानिया में मेरा कोई नहीं है। ये राज मेरे सीने में दफन था। मैं तुम्हारे घर में रहकर इस माहौल से मानूस हो गई। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा भी घर हो, बच्चे हों जो मुझे उम्मी कहीं। मेरा ख्याल था कि फतेह खान मुझसे निकाह कर लेगा, मुझे बीवी बना लेगा तो इज्जत की जिंदगी जी लूंगी। घर और बच्चे तो मिल गए जो दरअसल तुम्हारे हैं, मगर शौहर ना मिला, क्योंकि फतेह खान ने मुझसे निकाह नहीं किया बल्कि पहले से भी ज्यादा गिनावनी जिंदगी में झोंक दिया है। रही औलाद की ख्वाहिश, तो जो औरत कभी किसी की दाल हो न बनी हो, जिसे कभी बीवी का रुतबा ना मिला हो, भला इसको औलाद पैदा करने का क्या हक है? ऐसे बच्चे हो भी जाएं तो उन पर किसकी वल्दियत का लेबल लगेगा? बस इसी सवाल पर हमारे दरमियान झगड़ा हो। मैंने इस जालिम लानची इंसान से कहा कि तुम्हारी खातिर में खामोश रही, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था। मैंने इस घर की छत के लिए हर जुल्म बर्दाश्त किया और तुमने मेरी इज्जत के बदले दाम खड़े किए। इस कमाई से अपने कुंबे की परवरिश कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे होने वाले बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते? इसको अपने नाम की वल्दियत नहीं दे सकते? इसको क्यों पैदा होने से कब्ल मार देना चाहिए? ये बदनसीब तुम्हारे बच्चों के साथ रहकर पिल जाएगा। कम अज कम मेरी ममता की तशनगी तो खत्म हो जाएगी, मगर इस आदमी को ये गवारा नहीं है। हालांकि मेरी नापाक कमाई से ये अपनी औलाद का पेट भरता है, मगर मेरी औलाद को अपना नाम देना उसको गवारा नहीं। ये कैसी गैरत है? ये मुझे मजबूर करता है कि मैं अपनी को के उजाड़ दूं, और मैं इस पर राजी नहीं। तभी ये मुझसे झगड़ रहा है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि मैं भी इसके साथ रोने लगी। इस बात ने मुझे कितना गोहरस दुमा दिया, बता नहीं सकती। काश नीलम मुझे ये सब ना बताती तो मैं इस तरह ना उजड़ती। बाज़ औक़ात नावाकिफ़ियत भी एक नेमत होती है, और जब असरार आया हो तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा। मेरे कलजा फटने लगा। जिस शख्स को मैं मजाजी खादी जानकर उसकी पूजा करती रही, जिसको मैंने अपना सब कुछ जाना, हत्ता के सौतन को कबूल कर लिया, वही अज़मत और इंसानियत का पैकर, वही मीर उस्ताज इस कदर कम ज़र्फ़, खुद गरज और इंसानियत से गिरा हुआ निकलेगा, ये मुझे मालूम न था। मैं इसी एहसास से तड़प कर रह गई कि मेरे मासूम नीचे एक मजलूम औरत की मजलूमियत की कमाई खाकर परवरिश पाते रहे थे। अलिफाफ किस कदर रूफरसा हकीकत थी। मैंने नीलम को गिले लगाया और अपने भाई को फ़ोन करके कराची से बलवाकर तमाम हकीकत से आगाह किया। वो बेचारे खुद कराची की एक मिल में काम करके अपने कुंबे का पेट पाल रहे थे, लेकिन कम कमाई के बावजूद उनमें गैरत थी। उन्होंने कहा कि तुम इस शख्स से तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर नीलम रोने लगी तो वो बोले, अगर तुम वाकई मजबूर हो और इस दानिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो आज से तुम भी मेरी बहन हो। अपनी मर्जी से फतेह खान को छोड़ सकती हो तो मैं तुमको भी पना दूंगा और तुम्हारी शादी किसी नेक आदमी से करवा दूंगा, जैसा तुमको मंजूर हो। भाई ने मेरी तलाक भी करवा दी। गिरचा ये ना चाहती थी, मगर भाई ने समझाया कि इस शख्स का एतबार नहीं। जब ये एक गैर औरत की गलत कमाई खा सकता है तो समझो कि उसकी गैरत और ज़मीर दोनों की मौत हो चुकी है। क्या खबर कल ये अपने घर की ख्वातीन के बारे क्या सोचे।
इसको न कमाने की और हराम खोरी की आदत हो चुकी है। हमने भाई के घर आकर चंद दिन तंगी तरीशी में काटे, फिर मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई तो भाई ने इसे भी मिल में लगवा दिया। इस तरह हमारे कुंबे को कफील मुयस्सर आ गया। नीलम की शादी भाई ने अपने एक दोस्त से करवा दी जिसकी एक बच्ची थी और बीवी फौत हो चुकी थी। वो भी मिल में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा न थी, फिर भी नीलम खुश थी कि इसको अपना घर और अपनी इज्जत का रखवाला मिल गया था। सच है,